हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 19 का चैप्टर चल रहा था। देखिए अपना जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो ये लेसन अब अपने खत्म होने की कगार पर है। हमने इसके लगभग जैव विविधता क्या होती है, इसके स्तर, जैव विविधता की उपयोगिता भी देख ली थी। जैव विविधता पर संकट वाला टॉपिक चल रहा था कि क्या क्या कारण है कि इतनी उपयोगिता ये जैव विविधता जो है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जितने ज्यादा प्रकार के जीव जंतु रहेंगे वो अपने लिए काफी उपयोगी है। तो क्यों क्यों उपयोगी है, उनकी सबकी हमने उपयोगिता डिटेल में देखी। अब देखिए स्टूडेंट्स, उपयोगिता देखने के बाद में फिर हमने ये टॉपिक चल रहा था कि फिर भी जैव विविधता के ऊपर संकट बना हुआ है। ठीक है, क्या कारण है कि इस जैव विविधता पर ऐसे संकट बना हुआ है? इसके कई प्रकार के हमने पॉइंट पर डिस्कस कर लिया था। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण वाला टॉपिक हमने लास्ट देखा था कि भाई विदेशी प्रजातियों का आक्रमण की, जिसके विदेशी प्रजातियों जैसे खरपतवार का भी देखा था कि खरपतवार वो होती है जो अनावश्यक पादप जो अन्य पादपों के साथ गुजरते हैं, ठीक है, और उनकी वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि लेंटाना के मारा, गाजर घास, जलकुंभी, ये हमने देखे थे। तो ये अन्य पादपों को अपने आसपास नहीं पनपने देते हैं, जिसके कारण जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, कि लेंटाना के मारा है, उसको 1860 में, सन 1860 में अंग्रेज भारत लेके आए थे और उसको अपने कलकत्ता के बोटनिकल गार्डन में लगाया था। ठीक है, कलकत्ता के बोटनिकल गार्डन में लगाया खूबसूरती के लिए, और फिर आज की टाइम में ये है इतना ज्यादा फैल गया है कि पूरे के पूरे देश में हो गए हैं और अन्य पौधों की वृद्धि और विकास को भी प्रभावित कर रहा है। फिर अब आगे देखो, इसी प्रकार से लेंटाना होगा, केमारा होगा, गाजर घास और एक जलकुंभी। तो जलकुंभी भी सजावट के लिए लाए थे, अपने एक्टिविटी में तालाबों में रखते थे, सुंदर लगता था। जलकुंभी एक सुंदर फूल वाला होता है। ठीक है, सफेद रंग की या लाल रंग की पुष्प होती है इसमें। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है वह काफी चौड़ी होती है। ठीक है, इसकी पत्तियां जो है वो काफी ब्रॉड चौड़ी होती है और यह पानी को पूरे को ढक देती है। यानी कि एक तालाब के अंदर कई सारे जलकुंभियां होती है और ये क्या करती है, पानी को पूरी तरीके से ढक देती है। ठीक है, और जो अन्य पादप है उसको ऑक्सीजन व प्रकाश नहीं मिल पाता, वो मर जाते हैं। इसी प्रकार से गाजर घास से अंग्रेज जब पहले देश जब आजाद हुआ था तो गेहूं के साथ यह गाजर घास भी आ गई थी। ठीक है, जैसे कि आप लाते हैं तो उसके साथ घास आते हैं ना, इसी गेहूं के साथ, और ये आज पूरे भारत के अंदर यह गाजर घास इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि यह अपने आसपास अन्य पादपों को पनपने ही नहीं देती है। ठीक है ना, ये इतनी ज्यादा जहरीली है कि अपने आसपास अन्य पादपों को नहीं पनपने देती है, इसके आसपास अन्य पादप नहीं पनप सकते। ठीक है, और इसके अलावा इसको जानवर भी नहीं खाते। हम ये सोचते हैं घासों को फाड़ करके जानवरों को खाते, भी नहीं खाते। इनके जड़ों से कुछ ऐसे विषय तो सलामत होते हैं कि आसपास के जो पादप है उनको ये मार देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना हो गया था, एक बार अपने रिवाइज किया था। फिर देखिए जो अपना लास्ट है कि भाई जैव विविधता के खास का वो है अंधविश्वास और अज्ञानता। अंधविश्वास एवं अज्ञानता। सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस, अंधविश्वास एवं अज्ञानता। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी को पता है कि आज भारत के अंदर सदा से अंधविश्वास और अज्ञानता बहुत रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी पढ़ाई का इतना, साइंस ने फिर तरक्की कर दी, लेकिन फिर भी आज ज्यादातर लोग अंधविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं, एक अज्ञानता वाली जिंदगी, क्योंकि अज्ञानता से ही अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास के कारण भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अंधविश्वास के कारण कि जैसे कि उदाहरण है कि गागरों ने तोता एक है, तो विभिन्न प्रकार के तोते आते हैं, एक गागरों ने प्रजाति का आता है।
ठीक है, तो यह धोखा मनुष्य की बुद्धि को जल्दी पकड़ लेता है, ऐसा माना जाता है और पकड़ भी लेता है, जिस कारण से वो, ठीक है, ये तो एक तो इस नासमझी के कारण वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, कई बार पकड़ने के चक्कर में मारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और इस प्रकार देखिए अगर तोते को पकड़ोगे तो उसकी उम्र आधी हो जाएगी, वो एक खुला विचरण करने वाला प्राणी होता है, लेकिन हम लोग उसको केंद्र रखते हैं, उसकी उम्र आधी हो जाती है। ठीक है, तो यही एक अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण है। ठीक है, और जाति का ह्रास होता है। इसी प्रकार से एक है गोडाउन, तो ये क्या कहता है, ये पुरुषत्व शक्ति बढ़ाता है गोडाउन, यानी यौनवर्धक माना जाता है गोडाउन। ठीक है, और वो क्या मानते हैं, गोडाउन जो है, गोडाउन जो है, इसको लोग क्या मानते हैं, अच्छी है, इसको यौनवर्धक माना जाता है, और इसका सेवन लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पहले किया करते थे, जिसका इसकी जाति खत्म होने पर आ गई थी। फिर अब तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक गोयला, ठीक है, एक बड़ी छिपकली टाइप का होता है गोयला, एक छिपकली टाइप का होता है गोयला। तो ये जो गोयला होता है, यह एक ऐसा जानवर है, इसकी सांस के साथ जहर निकलता है बाहर। ठीक है ना, इसकी सांस के साथ ही जहर बाहर निकलता है, ऐसा लोग मानते हैं। राजस्थान में भी काफी गोयला पाए जाते हैं, और लोगों की ये बरामदता फैली हुई है कि यह जानवर है, ये अपने सांस के साथ जहर छोड़ता है, इस और जो भी इसे सूंघता है वो मारा जाता है। ठीक है, और लोग इसको मार देते हैं। तो यही अंधविश्वास और प्रत्याशा के कारण ही जीव जीविका का ह्रास हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में आती है, एक टॉपिक और लिख लो, आप लिखना चाहो अच्छा रहेगा, होगा अवैध शिकार, अवैध शिकार, अवैध शिकार, इलीगल पोचिंग। तो इलीगल पोचिंग यानी अवैध शिकार के कारण जैव विविधता का ह्रास होता है। लोग अपने थोड़ी सी मुनाफे के लिए, अपनी थोड़ी सी कमाई के लिए इन जानवरों को मार गिराते हैं, जिस कारण की इनकी संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे शेर चीता, पिछले कुछ साल पहले इनकी संख्या एकदम से शोचनीय अवस्था में आ गई थी, इनकी संख्या इतनी कम हो गई थी, भारत में मात्र 6 शेर ही बचे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाया 2009 में, तब से इनकी संख्या में वापस इजाफा हुआ है, संख्या काफी बढ़ी। तो देखिए, तो भाई कौन कौन से, वैसे तो काफी जानवरों को मारते हैं, जैसे खासकर शेर, चीता, भालू, हाथी, सांप, इनका शिकार ज्यादा किया जाता है, हिरण। ठीक है, किस कारण से हाथी का शिकार, उसके मांस और उसके दांतों के लिए, क्योंकि उसके दांत जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। शेर उसकी स्किन खाल के लिए, स्किन के लिए, त्वचा और उसके नाखून के लिए। सांप, सांप क्योंकि उसका जहर, क्योंकि जहर से कई प्रकार की दवाइयां बनती है, जहर और उसकी त्वचा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से भालू, भालू से भी उसके नाखून और उसकी त्वचा के लिए इनका वैध शिकार किया जाता है। तो इससे भी जैव विविधता में खतरा मंडराया हुआ है, इससे भी जैव विविधता नष्ट होने की कगार पर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जैव विविधता को समझने वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसके 2 पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, इन 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल से हर पॉइंट को लाइन वाइज समझा दिया है। बुक में था वो तो समझाया, उसके अलावा बुक के अलावा मुझे कुछ और एक्स्ट्रा बताया, जिसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स बोर्ड पर साफ नहीं दिखाई देता, तो आप अपने यूट्यूब के ऊपर 3 बिंदु से 3 बिंदु पर लिखो, तो रिजोल्यूशन उस रिजोल्यूशन को जो है वो आप लगभग 320 के करीब होगा, तो आप उसको 480 कर देना, आपको ये वीडियो एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है ना, अगर वीडियो को और ज्यादा साफ देखना चाहते हो, क्लियर देखो। फिर देखिए नेक्स्ट है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण
जिसके अंदर है अंतरराष्ट्रीय प्रयास। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयास में देखिए एक संस्था है, उसका नाम है IUCN, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसका पूरा नाम है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसने क्या किया, एक बुक प्रकाशित की, रैग डेटा बुक, इसने बुक प्रकाशित की माल भारतीय पुस्तिका यानी रैग डेटा बुक। तो इस बुक के अंदर उन जातियों का वर्णन दिया गया है जो प्राय विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार पर है। जो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार पर है, उन जातियों का वर्णन होता है। इसके कारण क्या है, अच्छा रहेगा, लोगों को टाइम टू टाइम इसके आगे अपडेट आगे देते रहेंगे, और जो जाति खत्म होने की कगार पर, उसके लिए लोगों को जागृत भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफी प्रयास कर सकती है। तो यह एक मुश्किल है। इस आधार पर जैसा कि पहले भी बताया गया है, उन्होंने 5 प्रकार की प्रजातियों के 5 प्रकार की प्रजातियों विलुप्त, संकटग्रस्त, ये जो प्रजातियां हैं वो देखिए की चीज होगी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चाहो तो आप एग्जाम में लिख ले, तो चाहो तो आप इसको इंग्लिश में लिख देना या एक ही बात है। फिर उसके बाद देखिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं, वो देखिए, एक तो है विलुप्त प्रजाति, दूसरी है संकटग्रस्त, संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है। एक तो विलुप्त प्रजाति है, फिर है संकटग्रस्त प्रजाति, एक है अति संवेदनशील प्रजातियां, अति संवेदनशील प्रजातियां, और चौथी है दुर्लभ प्रजातियां। चौथी कौन सी है, दुर्लभ प्रजातियां, और पांचवी है अज्ञात, ठीक है। कौन सी, अपर्याप्त प्रजातियां या अज्ञात प्रजातियां। तो इसमें देखिए इसका ऊपर बात करते हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यह जीरो से स्टार्ट हो, जीरो वन, ये जो नंबर है आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 और 4 5 हो गए। अब देखो याद रखना, विलुप्त को जीरो दिया, इसका मतलब ये इसमें वो जाति आती है जो जीरो हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्त। तो विलुप्त प्रजातियां, और फिर नीचे वाली से देखो विलुप्त यानी विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो गई है, जीरो हो गई। फिर संकटग्रस्त, जो वो एक का मतलब नाम मात्र की बची हुई, चुनी बची एक, ठीक है, जो आने वाले टाइम में विलुप्त हो सकती। अति संवेदनशील तो थोड़ी बहुत है, लेकिन आने वाले टाइम में संकटग्रस्त विलुप्त हो सकती। दुर्लभ, दुर्लभ जो बहुत कम बची है, ये बहुत कम बची है, आने वाले टाइम में संकटग्रस्त विलुप्त हो सकती। इसको इस तरीके से बस लाइन वाइज याद रखना कि दुर्लभ प्रजातियां है, विलुप्त प्रजातियां है, संकटग्रस्त है, अति संवेदनशील है, ये दुर्लभ प्रजातियां है। अब देखिए हम देखते हैं इसके बारे में। विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां वे होती है जो एकदम खत्म हो चुकी है, जो आज के टाइम में इस धरती पर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। कौन कौन सी है, जैसे कि राइनिया है, डोडो है, डायनासोर है, जो आपको टाइम थे आज नहीं है इस धरती पर।
इनकी प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है संकटग्रस्त। संकटग्रस्त प्रजातियां वो है जो आज संकट की स्थिति में है, जिनकी प्रजाति पर संकट मंडराया हुआ है, आने वाले टाइम में ये विलुप्त हो सकती है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। अब एग्जांपल देखो, जैसे चित्ता, बाघ वगैरह, सर्पगंधा, गेंडा, ठीक है, चित्ता, बाघ, बाघ बहुत कम बचे वगैरह, ठीक है, सर्पगंधा और गेंडा, सर्पगंधा पादप, ठीक है, गेंडा, ये बहुत कम बचे हैं, तो ये संकटग्रस्त प्रजाति है। फिर अति संवेदनशील। अति संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि देखिए, अति संवेदनशील यानी कि जो है, लेकिन इनकी संख्या आज बहुत कम बची हुई है, यानी कि जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। अब वो कैसे भी हो रही है, लेकिन इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और आने वाले टाइम में संकटग्रस्त या विलुप्ति की कगार पर पहुंच सकती है। इसी के लिए अति संवेदनशील प्रजातियां। अब अति संवेदनशील प्रजाति के एग्जाम्पल देखो, जैसे कोबरा, उनकी संख्या भी बहुत तेजी से कम हो रही है, ठीक है, नीलगिरी लंगूर, ठीक है, नीलगिरी लंगूर, याक है, पांडा है, ठीक है, तो ये इनकी प्रजातियों के बारे में कौन कौन से, जैसे कोबरा है, ठीक है, नीलगिरी लंगूर है, याक है, रेड पांडा जो बर्फ में धूल में पाया जाता है, ठीक है, ये इसमें आती है अति संवेदनशील प्रजातियों में आते हैं। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां वो होती है जो एक लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाएगी, इनकी संख्या भी कम होगी, ठीक है, तो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, इसी उनके दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं, जिसे बाद में दिया। तो अगर दुर्लभ प्रजातियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो यह क्या हो सकती है, तो स्टूडेंट्स आज फिर प्रजातियां यानी कि ऐसी प्रजातियां जो है लेकिन अभी तक खोजी नहीं गई है, जिसके बारे में अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्याप्त प्रजातियां। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में देखिए एक आपकी आयुषी हो गया CITES यानी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीशीज, ठीक, एक CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, एक CBD, इन फुल फॉर्म आप याद रखना, ठीक है, तो CBD कंजर्वेशन ऑन बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑन बायोडायवर्सिटी। फिर है सिटी हो जाएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेजर्ड स्पीशीज। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चौथा आप हिंदी में याद रख लेना, कोई बात नहीं। अब देखिए बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, इस जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था का आ गया। अब भारतीय प्रयास, अपना राष्ट्रीय प्रयास क्या रहा है जैव विविधता के लिए, अंतरराष्ट्रीय प्रयास में तो IUCN ने नेट डेटा प्रकाशित की थी, जिसमें 5 वैज्ञानिक प्रजातियां थी, विलुप्त, संकटग्रस्त, संवेदनशील, दुर्लभ और अपर्याप्त, ठीक है, लेकिन फिर है राष्ट्रीय प्रयास। तो इसके लिए राष्ट्रीय प्रयास क्या है, जो है राष्ट्रीय प्रयास का क्या है, वो आ गया है। तो इसमें देखिए भारत ने इसके लिए एक कानून बनाया कि जैव विविधता एक्ट 2002, राष्ट्रीय प्रयास में जाएगा जैव विविधता एक्ट 2002, यानी 2002 के अंदर बनाया। तो बताया कि इस जैव विविधता पर संकट मंडराया हुआ था कि भाई कोई भी इन जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे हिरण के ऊपर, शेर वगैरह, इनके ऊपर शिकार गवर्नमेंट पूरी तरीके से पाबंदी लगा। फिर उसके बाद देखिए,
इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो है जैव विविधता का संरक्षण। पहला उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण। सेकंड था जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे वह लंबे समय तक उपलब्ध रहे, कि जैव विविधता को इस तरीके से काम मिले कि वह लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, यानी कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करे, जैसे पादप है, सर्पगंधा जैसे पादप है, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करे। ठीक है, उनके फल बीजों को सुरक्षित रख करके उन्हें और ज्यादा उगाए। ठीक है, जगह जगह उगाया जाए। इस तरीके से देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर इन्हीं चीजों का वितरण ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे कि सर्कुलर लिमिटेड, तो क्या किया जाए, इनके बीजों को दूर दूर तक भारत में पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बोए, तो सर्कुलर की संख्या वापस बढ़ सके। तो ये है राष्ट्रीय प्रयास। फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। दो प्रकार की है। पहली है स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण। दो प्रकार का है, स्वस्थानीय और दूसरा है बहिस्थानीय। एक है स्वस्थानीय और दूसरा है बहिस्थानीय। स्वस्थानीय और दूसरा है बहिस्थानीय। तो देखिए जैव विविधता पर जैसे कि लगातार इसकी शिकार हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इन शिकारों से बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। पहला स्वच्छ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 साल पहले भी इसके बारे में पूछा गया था, शायद पिछली बार भी इस विषय को सुनाया था, तो पूछा जा सकता है, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लेना। तो देखिए स्वस्थान यानी अपने स्थान में, यानी कि इस प्रकार का जो जैव विविधता संरक्षण है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो जीव है उनको उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। ठीक है ना, जीव को क्या किया जाता है, उसके प्राकृतिक वातावरण में भी रखा जाता है। ठीक है, यानी कि उसी के प्रकार जैसा कि वो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, उन्हीं के अंदर उनको रखा जाता है, बस उनको बाहर से सुरक्षा दी जाती है। उसी प्रकार से शेर जैसे कि शिकार खुद ही पकड़ता है, खाता है। ठीक है, उनको जैसे कि अपन जंगल में, जैसे कि अपन चिड़ियाघर में शेरों को खुद ही भोजन देते हैं, वैसा काम नहीं है। ठीक है, खुद ही पकड़ो, खुद ही खाओ, खुद ही अपने हिसाब से रहो। ठीक है, खुद ही अपना घर बनाओ, जैसे भी रहना है अपने प्राकृतिक वातावरण जंगल में रहते हैं वैसे ही रहिए। उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थालय कहते हैं। अब स्वस्थालय के एग्जाम्पल ध्यान रखना स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या रहेगा, जीव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व आदि। तो देखिए क्या क्या जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा उदाहरण के रूप में। फिर उसके बाद में बहिस्थानिक। तो स्टूडेंट बहिस्थानिक के अंदर देखिए, यानी कि यह ऐसा संरक्षण है जिसके अंदर जीवों को उसका जीवों को कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है। ठीक है ना, उसमें क्या किया जाता है, जीवों को उसके कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर है। आपने देखा होगा कि एक चिड़ियाघर के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। शेर है, शेर के लिए पिंजरा, घड़ियाल रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, उनके लिए एक तालाब बना दिया, कृत्रिम तालाब बना दिया। ठीक, वही उनको भोजन मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहिस्थानिक जिसमें जीवों को उसके कृत्रिम वातावरण में रखा जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं बहिस्थानिक, जिसमें एक तो चिड़ियाघर आपको बताया था,
वानस्पतिक उद्यान, ठीक है, वानस्पतिक उद्यान, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, ठीक है, क्या आएगा उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, तो बुक में लिखी हुई है आपकी। इसके अलावा चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम, एक्वेरियम नहीं होता है क्या, आपने देखा होगा एक्वेरियम, जैसे कई लोग घरों में तालाब बना के उसमें मछलियां पालते हैं, एक एक्वेरियम इतना बड़ा बॉक्स होता है मछलियों के लिए, उसमें मछलियां होती है, उसमें बस दाने डालते रहो, ठीक है, उसे कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है, तो वो भी क्या है बहिष्ठानी प्रकार का है। इसके अलावा संकटग्रस्त पादप व जंतुओं के जनन द्रव्य अर्थात जैसे कि बीज है, फल है, पराग, बीजाणु, शुक्राणु, अंडाणु इत्यादि का संरक्षण नहीं होता, आपका संरक्षण विधि द्वारा मध कल्चर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो पौधे लगातार जिनकी संख्या गिर रही है तो क्या करते हैं, उनके बीजों को सुरक्षित कर देते हैं, उनके पराग कणों को कर देते हैं, कुछ जानवरों जैसे शेर है उसके शुक्राणु को सुरक्षित कर देते हैं ताकि आने वाले समय में नया जीव पैदा किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये हो गया बहिस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय और बहिस्थानीय दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में देखिए अब ये हो गया अपना लेसन। अब स्टूडेंट्स इसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर है वो एक बार आप देख लो, अगर मैं कुछ एक खास खास बता देता हूँ, ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और कहीं कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी उन क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स पहला है जैसे कि 11 क्वेश्चन है जैव विविधता के 3 स्तर पर। जैव विविधता के बताया था ना, प्रजाति विविधता और आनुवंशिक विविधता, ठीक है, जीन विविधता। फिर वैज्ञानिक पद्धति पर पाए जाने वाली कितनी प्रतिशत प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं, तो लगभग 17 से 20 लाख के करीब तक की प्रजातियों की पहचान, लगभग 17 लाख से 17 लाख से 20 लाख के करीब तक की प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं। तो तेरा देखिए जैव विविधता तब स्तर क्या होती है, तो 18 का जैव विविधता तब स्तर आपको बताया बेटा, जैव विविधता तब स्तर को होते हैं कि ऐसा स्तर जैव विविधता तब स्तर यानी ऐसा स्तर जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं जैव विविधता तब स्तर, यानी जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाए उसे हम कहते हैं जैव विविधता तब स्तर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताया था गंगे, डॉल्फिन, और जंगल के अंदर देखिए टाइगर। दो स्थानवर प्रजातियां अभी बताई थी, स्थानवर प्रजातियां इससे पहले इससे 2 वीडियो पहले मैंने बताया था ना स्थानवर प्रजातियां, ठीक है, वो आप लोग लिख देना, जैसे कि डोडो भी था, इसके अलावा लेमूर भी था, ठीक है, मकाका बंदर था, तो ये क्या स्थानवर प्रजातियां थी, ये था मकाका बंदर नीलगिरी लेमूर डोडो, ठीक है। फिर दो संकटग्रस्त अभी बताई थी आप लोगों को, जो संकट की परिस्थिति के अंदर चित्ता है, कोबरा है, ठीक है, इसमें आ जाएंगे चित्ता वगैरह। ये भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्तर, भारत का जैव विविधता स्तर पर 7वां स्थान है। पिछले साल आप ये भी पूछ सकता कि भारत का जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान रहेगा 7वां स्थान। जैव विविधता 19 का देखिए, जैव विविधता का अर्थ, जैव विविधता का अर्थ बताया हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतु क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए आगे पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी बहुत स्कोर में पाए जाने वाले जैव विविधता का ये बताया हुआ है। पूर्वी हिमालय के अंदर कौन कौन से एरिया जैव विविधता वाले एरिया आ रहे थे, मतलब कौन कौन से राज्य आ रहे थे, आपको बताया था सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था, आसाम था,
मणिपुर था, नागालैंड था, वेस्ट बंगाल था, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, ये थे। और इस पर इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी नोटिस हो, तो इंडो बर्मा में कौन कौन से थे? ये भारत था, बर्मा यानी म्यांमार था, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक, ये सारे के सारे किस्म के बायोडायवर्सिटी नोटिस हो। विदेशी प्रजातियों का आपने जो अभी बताया था खरपतवार वाला, मेंढक की टांगों का निर्यात जैव विविधता प्रतिरोध किस प्रकार को समझाएंगे? तो देखिए इसके लिए देखिए आपको बताया था प्राकृतिक संसाधनों का एनियंत्रित दोहन, इसमें आएगा जो कल इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि लोग क्या करते हैं कि खाने के रूप में मेंढक की टांगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जिस कारण से, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस कारण इसका निर्यात ज्यादा होता है और इनकी जातियों का शुरू। फिर उसके बाद में देखिए जैव विविधता संरक्षण है, तो राष्ट्रीय हुए प्रयासों को देखिए, तो अभी आपको राष्ट्रीय प्रयास के बारे में बताया था, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण के दो के प्रकार हैं, तो जैव विविधता संरक्षण के दो प्रकार अभी दिखाएंगे, ये देखो ये स्वयं और प्रयास अभी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में 26 का क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के विभिन्न स्तर बताए थे, शुरू था प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता, जैव विविधता के तत्व स्तर ऑलरेडी कराए हुए हैं, जैव विविधता की महत्व है बताया हुआ है, तो बाकी तो सारे स्टूडेंट बताए हुए हैं जो मैंने छोटे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए इससे रिलेटेड। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, या फिर मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। फिर इसमें देखिए अति बहुत चयनात्मक जो देखिए ये भी आप याद किया करो, इनमें से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट बन रहा है वो बता रहा हूँ, तीसरा, चौथा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, जिसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर 6 का और 7 का अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष क्या था, एक 8 का, तो ये क्वेश्चन एक 10वां पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ, और हर साल वही होता है, पृथ्वी दिवस की याद को हर साल वही होता है, ठीक है ना। सबसे पहले 1992 में हुआ था और अभी भी वही होता है, कई बार सिनेमा रियो डी जेनेरियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना लेसन कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना नया लेसन फिजिक्स का। अपने एनवायरमेंटल वाले पोर्शन खत्म हो गए, एक रह रहा है 18 का जो वैज्ञानिक वाला है, वो थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो लास्ट में करवा दूंगा। अब अपना फिजिक्स दो लेसन रह रहे हैं, एक रह रहा है कार्य ऊर्जा वाला, शक्ति वाला पोर्शन हटा के कार्य ऊर्जा, और एक रह रहा है प्रकाश। तो अपन नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करते हैं कार्य ऊर्जा, उसके बाद में एक टॉपिक रहेगा फिजिक्स में प्रकाश का, वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।